जय गौ माता मित्रों, आज का सेशन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गायत्री छंद के इस सूक्त से हम शुरुआत करेंगे। भूर्भुवस्वः तस्यावितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। शांति शांति शांति। सभी गौ भक्त लाइव आ जाएं। आज का सेशन शुरू करते हैं और पिछले सेशन में जो भी आप लोगों के प्रश्न हों वो सभी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। कल हाइब्रिड बीजों और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को लेके जो आप लोगों से चर्चा हुई, उस विषय पे भी अगर आपके कोई प्रश्न, कोई संदेह या कोई सुझाव हो तो कृपया वो भी अपने अपने सुझाव इनबॉक्स में कमेंट्स में जाके कमेंट्स कर दें। आवाज़ ठीक आ रही है? प्रॉपर वॉल्यूम है? आवाज़ कैसी आ रही है? तो आज का विषय थोड़ा हटके है और कल का विषय कैसा रहा, कृपया उसके बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें कि कल का विषय से कितना आपको लाभ प्राप्त हुआ और आपके चिंतन और विचारों में क्या परिवर्तन आया कल के विषय को लेकर। खासकर हर पदार्थ, खाद्य पदार्थ, धान्य हो, फल और सब्जियों को लेकर। आज का जो विषय है वो थोड़ा सूक्ष्म विज्ञान है और यह जो विषय है वह काफ़ी हद तक मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान उसको नहीं मानता है। कई लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं। और अंधविश्वास होने की वजह से बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, रूढ़वादिता की ओर कहते हैं कि ये सब रूढ़वादिता है। दूसरा, अगर यहाँ पे जो सभी गौ भक्त हैं जो लाइव हैं, उनमें से अगर कोई विज्ञान के क्षेत्र से होगा तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। आज का जो विषय है हमारा वो ताबीज को लेके होगा। ताबीज को लेके कई लोगों के मन में संशय होता है कि क्या यह भी कोई ऐसा विज्ञान है जिससे हम अपने इस मनुष्य शरीर को ठीक रख सकते हैं कि नहीं। अगर रख सकते हैं तो किस प्रकार, और इसके पीछे का क्या विज्ञान है। इसके पीछे का जो भी विज्ञान है वह बहुत सूक्ष्म और साधना के ऊपर है। स्थूल में जी के इस विज्ञान को आप नहीं समझते। अथर्ववेद की जब आप गहराइयों में उतरेंगे तो आपको इस विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। अथर्ववेद पूरा भरा पड़ा है इस विज्ञान से।
जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ थी और जितना भी विज्ञान था, अलग अलग नामों से, तंत्र मंत्र की विद्या अलग थी, ताबीज़ की विद्याएं अलग थी, झाड़ फूँक की विद्या अलग थी, और अंग्रेज़ों ने यहाँ आके इसको एक तरह से अवैज्ञानिक घोषित किया। जो जो जानकार व्यक्ति थे, इस क्षेत्र के बहुत बड़े प्रकांड पंडित कहे जाते थे, उन सभी व्यक्तियों को ज़बरदस्ती कानून के माध्यम से जेलों में डाल के पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और इस तरह की चीज़ों को अंधविश्वास के क्षेत्र में डाल के कानूनन उसको एक तरह से आपराधिक घोषित कर दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस तरह के ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा वह अंधविश्वास है और वो कानूनन अपराध है। और इस तरह के ज्ञान को जब इन कानूनों के माध्यम से समाप्त किया गया तो भारत देश में यह ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो गया। मुकुंद राव जी, प्रश्न के उत्तर मैं सेशन के अंतिम भाग में दूंगा, आप प्रश्न पूछते रहें। तो जो हमारी पुरातन विद्याएं थी, विज्ञान थी, वो धीरे धीरे अब नष्ट हो चुकी है। और जिन गांवों में और जिन क्षेत्रों में यह विद्याएं आज भी विद्यमान है, उन व्यक्तियों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है समाज में। मान लीजिए मैं ऐसा कोई कार्य करता हूँ, मान लीजिए मैं झाड़ फूँक का ही काम करता हूँ, और इसी विज्ञान से यदि मेरा जीवन यापन अच्छी तरह से सुखमय न हो पाया और इसी ज्ञान के वजह से समाज में भी मुझे काफ़ी गालियाँ मिलती हैं, मुझे कोई इज्जत और मर्यादा नहीं है, तो क्या मैं इस ज्ञान को आगे बढ़ाऊँगा? बिल्कुल नहीं बढ़ाऊँगा। और ना ही मैं आने वाली अपनी पीढ़ियों को ये ज्ञान दूंगा, क्योंकि इस ज्ञान के कारण उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और यह समाज के द्वारा ज़्यादा उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, जिसके कारण यह हमारे सामाजिक जीवन से यह पूरी तरह ज्ञान विलुप्त हो गया। तो ताबीज़ जो है वो बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, जिसे हम कह सकते हैं यंत्र और मंत्र की चिकित्सा की एक विधा है। यंत्र और मंत्र, अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र से कुछ गौभक्त होंगे तो इस विषय को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खासकर अभियांत्रिकी के क्षेत्र से अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे तो इस विषय को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खासकर वाइब्रेशन को अच्छी तरह से इसको समझाने के लिए परिभाषित किया जाता है, मतलब वाइब्रेशन का उदाहरण बहुत अच्छा रहेगा इसको परिभाषित करने के लिए। यंत्र और मंत्र, यंत्र मंत्र का समन्वय ही ताबीज है। मान लीजिए कि कहीं भी अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो क्या वहाँ पे कंपन पैदा होता है कि नहीं होता है? सभी अपना अपना सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें कि जहाँ ध्वनि का निर्माण होगा क्या वहाँ कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा? ये एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं है? कृपया अपने उत्तर दें तो मुझे अच्छा लगेगा अपना इस सेशन रखने में, क्योंकि जब दोनों तरफ से चर्चाएं चलती हैं तो काफ़ी आनंद आता है। कृपया सभी गौभक्त अपना उत्तर दें कि जहाँ भी ध्वनि है वहाँ वाइब्रेशन होगा, वहाँ क्या मोशन होगा वहाँ पे कि नहीं होगा? कृपया उत्तर दें सभी गौभक्त। आपके भी विचार तो देखूं कि
किस हद तक आप कितना अंदर तक सोचते हैं चीज़ों को। और कोई जवाब दे कि जहाँ ध्वनि है वहाँ मोशन या स्मॉल एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशंस हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो जो प्रश्न हो वो भी पूछते जाएं और रिप्लाई भी करते जाएं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि जब भी कोई, जैसे आप बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो यहाँ भी गले के पास में कंपन होता है, एक तरह का वाइब्रेशन होता है, तभी हम कुछ ध्वनि प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई गाड़ी है 2 पहिए की, जब उसमें हम मोशन देते हैं, जब हम उसको चलाते हैं तो आवाज़ आती है। जहाँ भी मोशन होगा वहाँ ध्वनि होगी। और ये एक दूसरे के पूरक है। मान लीजिए कि कोई खड़ी गाड़ी है और उसमें हम सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम आवृत्ति की हम सेम फ्रीक्वेंसी का ध्वनि प्रोड्यूस करें, तो क्या गाड़ी अपने आप चलने लगेगी कि नहीं? कृपया जवाब दें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिलिट्री जब पैदल यात्रा चलती है एक ही ताल पे ताल मिला के, तो पुल में हमेशा उसको क्यों कहा जाता है कि ताल से ताल मिला के ना चलें? इसका क्या कारण है? क्योंकि जब वो ताल से ताल मिला के चलते हैं तो पुल की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो प्राकृतिक आवृत्ति है, वो ताल से ताल जब मिलाते हैं तो उसकी आवृत्ति पुल की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाती है, जिसके कारण एक तरह से रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। रेजोनेंस मतलब एक तरह से उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है वो चीज़। जैसे काफ़ी तेज़ जब आप साउंड बजाते हैं तो खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि साउंड से निकलने वाली जो फ्रिक्वेंसी थी, जो आवृत्ति थी, उसकी फ्रिक्वेंसी कांच की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई, जिसके कारण वह कांच टूट गया। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? कृपया अपना उत्तर दें कमेंट्स बॉक्स में कि यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में, जब जितना मैंने अभी बताया, कि इसमें अभी कोई डाउट है तो वो भी पूछें आप। कमेंट्स करते रहें तभी आनंद आएगा। और यही कॉन्सेप्ट हम तावीज़ में लगाते हैं। जैसे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स अंदर बॉडी में वर्क कर रहे हैं, तो इनमें मोशन है। मोशन होने की वजह से ध्वनि का निर्माण होता है। तो ये जो ध्वनि का निर्माण होता है, इनकी एक पर्टिकुलर हर ऑर्गन्स की एक फ्रिक्वेंसी है, जिसे हम पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी मतलब अगर ऑर्गन्स हेल्दी है तो वो हेल्दी ऑर्गन्स हेल्दी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, ध्वनि प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए कि यह ऑर्गन्स आपका स्वस्थ नहीं है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी बदलेगी, कार्य करने की क्षमता बिगड़ेगी। जब मोशन में चेंजेज आएगा तो फ्रिक्वेंसी में चेंजेज आएगा। यदि हम बाहर से उसी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग, उस बीमारी के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी शरीर में पहुंचा दें
तो क्या वो ऑर्गन्स ठीक हो सकता है? क्या वो बीमारी ठीक हो सकती है? आप अपने उत्तर जरूर देते जाएं। क्या ऐसा संभव है? यंत्र और मंत्र की यही विद्या है कि जो जानकार होते हैं ताबीज के, वो जानते हैं कि इस बीमारी के लिए कौन सा मंत्र, कौन सा स्वर, किस फ्रिक्वेंसी का स्वर हमें कौन सी मंत्र को हम इस ताबीज में अभिमंत्रित करें, उसे इस किस मंत्र से करें जिससे व्यक्ति निरोगी हो जाए। और काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि हमें बुखार आया और ताबीज पहने तो हम ठीक हो जाते हैं। हाँ, कई बार संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वह ज्ञान अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है, इसलिए उसमें कुछ कमी आ सकती है। पर अगर 10 व्यक्तियों में से अगर 10 व्यक्ति को आपने ताबीज़ बनाई तो 6 या 7 लोगों में रिजल्ट दिखता है, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। या ऐसा नहीं हो सकता है तो बीमारी को ठीक होने में लगने वाला जो समय अवधि वो कम हो जाता है ताबीज़ के माध्यम से, क्योंकि यह जो ज्ञान है अब पूरी तरह से परिपक्व नहीं है भारत में। जब परिपक्वता थी 100% रिजल्ट आते थे, अपरिपक्वता की होने की वजह से रिजल्ट में कमी आ गई है, पर लाभ जरूर प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे अगर इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे तो इस ज्ञान को भी हम पूर्णतः परिपक्व कर सकते हैं। तो ताबीज एक चिकित्सा विज्ञान है, अंधविश्वास का क्षेत्र नहीं है कि हम उसे अंधविश्वास के क्षेत्र में डाल के हम उस ज्ञान को सीखें नहीं। आप अपने क्षेत्र में लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो यह विद्या जानते हैं और उन लोगों को समाज में प्रतिष्ठा दिलवाइए। कोई भी जो ज्ञान होता है व्यक्ति तभी आगे बढ़ाता है जब उसको समाज में इज्जत और मर्यादा मिले या उससे अर्थ की प्राप्ति हो। और व्यक्ति को जब अर्थ और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है तभी वो काफ़ी सुखमय अनुभव करता है, क्योंकि वो संत नहीं है। संत के लिए ये चीज़ें कोई मतलब की नहीं है। संत के लिए ना इज्जत मर्यादा मेन है ना अर्थ, पर वो संत नहीं है। समाज में रहने वाले हमारे जो गृहस्थी होते हैं वो इस ज्ञान से काफ़ी परिचित भी हैं, पर वो ज्ञान दूसरों को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इस ज्ञान से समाज ने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी, उसे किसी लायक पूछा नहीं। और यह ज्ञान उनके पास होते हुए भी वो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से जब उन्हें ही समाज में इज्जत मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है तो उसके आने वाले बच्चे को भी अगर इस ज्ञान से वो परिपूर्ण कर देंगे तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा का कैसे होगी? वो अपने जीवन यापन इस ज्ञान से कैसे करेगा? इसलिए वो अपने बच्चों को अपना ज्ञान नहीं सिखाते। क्यों किसान का बेटा किसान नहीं बनाता? क्योंकि जो किसान है वो खुद उसको इस समाज में किसान की दृष्टि से देखकर उसे इज्जत मर्यादा नहीं मिलती, इसलिए वो अपने बच्चों को किसान नहीं बनाता है। क्यों डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है? क्योंकि समाज में डॉक्टर की रेपुटेशन, पैसे की बात नहीं है, रेपुटेशन मेन होती है। आज आप देखते होंगे ठेले वालों से, देखिए ठेले वाला भी एक अच्छा खासा इंजीनियर से ज़्यादा कमाता है। 15 से 20 हज़ार पर मंथ शहर में ठेले वाले से ज़्यादा कमाते हैं हर महीने। पर ठेले वाला भी अपने बेटे को ठेले का काम क्यों नहीं करवाता है? क्योंकि समाज में उस कार्य की इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। पैसे का सवाल नहीं है, इज्जत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं है। और टाई कोट पहन के और आपके रिलायंस फ्रेश में जाके वही सब्जी बेचता है इंजीनियर, और उसको सैलरी मिलती है 12 से 15 हज़ार रुपये, पर उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा है, वो डिग्रीधारी है।
उसके एजुकेशन की प्रतिष्ठा होने के कारण वो टाई कोट भी पहने हैं तो उसके ज्ञान की वैल्यू है। और हम अपनी बहन बेटियां उस लड़के के साथ शादी करेंगे और ठेले वाले के साथ नहीं कराएंगे, क्योंकि समाज में उस कार्य की प्रतिष्ठा है। और ये हमारा नैतिक, एक तरह से नैतिक जो हमारा विचार है वो ख़त्म होते जा रहा है कि जो टाई कोट पहन के सब्जी बेचे उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है और ठेले वाले की प्रतिष्ठा। और ठेले वाले में देखिए अपनी मन की मर्जी का मालिक है, जब चाहे छुट्टी ले ले, जब चाहे आज नहीं बेच रहा है। पर रिलायंस फ्रेश में बेचने वाला वो ऐसा नहीं कर सकता। उसकी शादी भी होगी तो उसको छुट्टी मांगने के लिए अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये समाज की आज की ये जो भयावह स्थिति हुई है, इस पे आप ज़रूर सब लोग चिंतन करिएगा। तो ताबीज़ भी इसी तरह का एक विज्ञान है। तो आप अपने अपने क्षेत्रों में यह ज्ञान को ज़रूर ग्रहण करिए, और जो जो महापुरुष, जो जो व्यक्ति इस ज्ञान को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलवाइए। उनको नहीं मिलती है तो आप प्रतिष्ठा दीजिए, उनकी इज्जत मर्यादा करिए और इस ज्ञान को लेने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर वो चले गए तो ये ज्ञान पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। तो ये जो यंत्र और मंत्र की जो चिकित्सा है, ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत अभूतपूर्व इसके रिजल्ट है। जैसे हमारा झाड़ फूक की जो चिकित्सा थी, यूरोप में जाके वह सिद्धा के नाम से भारत में दोबारा लौट के आई, सिद्धा थेरेपी के नाम से। तो क्या हमने स्वीकार नहीं किया उसको? हमारी भारतीयों में ये मानसिकता हो गई है कि कोई भी चीज़ जब तक यूरोप से नहीं आएगी तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यही जो यंत्र और मंत्र की जो चिकित्सा है, ऊर्जा विज्ञान की जो की चिकित्सा है, वो होम्योथेरेपी और क्वांटम हीलिंग के नाम से अलग अलग यूरोप से आके भारत देश में अपना नाम कमा रही हैं। तो केवल नाम ही तो बदला है, बाकी और कुछ बदला है क्या? तो हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारी पुरातन जितनी भी विद्याएं थीं उन पर हम शोध कार्य करें, उसमें कुछ शोध का कार्य करें, क्योंकि हर व्यक्ति को यही पड़ी है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नौकरी पा जाए, शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले और बस अपना जीवन यापन करे। वो शोध का कार्य करता ही नहीं है। हम नौकरी से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते हैं? हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल नौकरी के बारे में और शादी के बारे में ही क्यों सोचता है? क्या और कोई उसका चिंतन नहीं है? क्या उसका ये जन्म केवल नौकरी करने के लिए हुआ है? गृहस्थ जीवन की बात अलग है, गृहस्थ जीवन रहना अच्छी चीज़ है, पर गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए भी तो बहुत अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। हमारे हर ऋषि मुनि ज़्यादातर गृहस्थी रहे, तो क्या कभी वो शोध का कार्य नहीं करते थे? अगर नहीं करते होते तो इतने बड़ा बड़ा विज्ञान कहाँ से आ गया? तो सभी लोग इस पे चिंतन करें। इस विषय को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। मुकुंद राव जी का प्रश्न है, जैसे कि आपने कहा कि जनसंख्या वृद्धि का संबंध मोक्ष से है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य मृत्यु पश्चात यदि मोक्ष का प्राप्ति नहीं तो क्या उसे योनि में जन्म मिलेगा? जरूरी नहीं है मुकुंद राव जी, उसके कर्मानुसार उसको कौन सी योनि में जन्म मिलेगा उस पर निर्भर करेगा, उसके कर्म पर। मान लीजिए मनुष्य जीवन में है, कर्म ज़्यादा अच्छे हैं, गौ की सेवा बहुत अच्छी की है, पंच महाभूतों को पूरी तरह से संतुलित किया है, अपने जितने ऋण हैं उनको मुक्त हो गया है, तो ज़रूर मोक्ष मिलेगा। नहीं मिला है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपका जो स्वप्न होता है, कई बार वो पूर्ण नहीं होता है स्वप्न, तो उस स्वप्न को पुनः पूर्ण करने के लिए आप दोबारा जन्म लेते हैं। अपने कार्य तो अच्छे किए, कर्म जरूर किए, पर आपके मन में एक इच्छा है, स्वप्न है, उस स्वप्न की पूर्ण करने के लिए, पूर्णता के लिए, आपको पूरा करने के लिए आप दोबारा जन्म लेते हैं। तो कई लोग ऐसा भी जन्म लेते हैं
क्योंकि उसके मन में इच्छा है ना, पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं हुआ है। दूसरी योनि में अगर हुआ है तो एक तरह से मोक्ष का हकदार तो नहीं हुआ वो, पर दूसरी योनि में हुआ है। अगर दूसरी योनि में हुआ है तो फिर उसको मनुष्य योनि में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष केवल मनुष्यों को मिलता है। सूर्य में विलय अगर होगा तो केवल मनुष्य होगा, अदर योनियाँ नहीं होंगी। तो पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी 84 लाख योनियाँ हैं उनको अंततः मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो होना ही होना है। मुझे आशा है कि मेरे इस उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। अगर और कोई इस उत्तर को लेके आपके मन में कोई संदेह है तो ज़रूर पूछें। हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं। क्या हम दोनों क्षेत्रों की गौ माताओं का पालन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मुकुंद राव जी। आप मध्य प्रदेश में मालवीय निमाड़ी भी है, महाराष्ट्र की भी अनेक प्रजातियां हैं, तो आप उनका लालन पालन कर सकते हैं। नागपुर बिल्कुल मध्य प्रदेश के समीप है, तो आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र के भी, अमरावती के आसपास में है तो मध्य प्रदेश की भी क्षेत्र की गौ माताएँ आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आर्य लोग वेदों का अध्ययन करते हैं लेकिन वह तंत्र मंत्र को बिल्कुल नहीं मानते। ऐसा कौन कहता है? आज के आर्यों की बात कर रहे हैं कि हमारे पुराने आर्यों की बात कर रहे हैं कि आर्य समाजी लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं? कृपया गौरी शंकर जी मुझे विस्तृत रूप से समझाएं कि आज के आर्य समाजी नहीं मानते हैं कि पहले के आर्य नहीं मानते थे। निधि सिन्हा जी का प्रश्न है कि माता पिता की सेवा और गौ माता की सेवा में एक का ही चुनाव करना हो तो उस समय बहुत विकट परिस्थिति आती है। ऐसी परिस्थिति आने ही क्यों देते हैं? क्या माता पिता के पास रह के आप गौ पालन गौ सेवा नहीं कर सकती हैं क्या? आप किसी गौशाला में ही जाके क्यों गौ सेवा करते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप अपने क्षेत्रों में जाके अपनी गौ सेवा का कार्य करिए। आप दूसरे क्षेत्रों में जाके गौ सेवा क्यों करते हैं? मैं तो बोलूँगा ना ही करें तो अच्छा। आप अगर मध्य प्रदेश से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं मान भी लीजिए, तो गौ सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल गाय का सानिध्य ही प्राप्त हो सकती हैं आपकी कई मजबूरियां हो सकती हैं, तो आप सभी लोग 10-20 लोग इकट्ठा होकर एक छोटी सी गौशाला का निर्माण ऐसे क्षेत्र में करा लें जो आपके शहर से थोड़ी दूर पे हो, जहाँ पे उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ हो गौशाला के लिए। वहाँ पे गौशाला करके आप गौ सेवा कर सकते हैं। गौ सेवा का ये मतलब तो नहीं है ना कि केवल जाके आप गाय के पास बैठे रहिए, आप उसको खुजलाते रहिए, उसका भूसा चारा करें। और भी तो बहुत से तरीके हैं गौ सेवा के करने के। तो जो जिस माध्यम से गौ सेवा कर सके वो कर सकता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली करिए, और माता पिता की सेवा जरूर करिए। और अगर संभव हो तो अपनी घर में एक गौशाला गाय को ला के उसकी सेवा नित्य करिए। एक गाय की सेवा करने में तो क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता गाय की सेवा करने से किसी को घाटा हुआ हो। और ऊपर बहुत से चीज़ों का हमारे जो संकट आने वाले हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। तो निधि सिन्हा जी इस पर विचार करिएगा। निधि जी पूछ रहे हैं कि ये बस बताओ कि दोनों में किसका चुनाव करें। मैं तो यही बोलूँगा कि दोनों को लेकर चलिए, एक को लेकर मत चलिए, क्योंकि माता पिता भी हमारे सर्वप्रथम हैं, उनकी सेवा का भी हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है सेवा करना। यहाँ पे अभी ऐसी विकट परिस्थिति भारत में नहीं आई है कि आपको उन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़े। ऐसी परिस्थिति अभी भारत में तो नहीं आई है, जब आएगी तब बात करेंगे। क्योंकि आप घर पे रह के भी गौ सेवा कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं भी बाहर रह के गौ सेवा करें। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि अगर गौ माता माता पिता के पास नहीं आ सकती तो माता पिता को गौ माता के पास ले आइए, ऐसा हो सकता है संभव। और कोई प्रश्न है कृपया पूछें। नहीं, आज का सेशन फिर
और कोई विषय को लेके अगर प्रश्न हो, पिछले जो 17 अभी तक हो चुके हैं उनको लेके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न है गौ भक्तों के तो पूछें जल्दी से। कल के सत्र को लेके जो मैंने हाइब्रिड बीजों मोक्ष यात्रा को लेके गौ माता का कैसे सानिध्य प्राप्त करें, इसको विषय के लेकर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कि आज का सेशन समाप्त करें, कोई प्रश्न अगर नहीं आ रहा है तो। हाँ, अब बताइए आप लोग उत्तर ढूंढे इसका। कि कल का जो सवाल था कि श्री कृष्ण जी ने महाभारत के लिए जो युद्ध भूमि का चुनाव किया वो कुरुक्षेत्र की ही भूमि का चुनाव क्यों किया? आप लोगों ने उत्तर ढूंढा इसका? और प्रयास करिए ढूंढने का, क्योंकि अभी जवाब नहीं दूंगा मैं। आप लोग भी तो कुछ प्रयास करिए। हमारी शिविर करनी है, उसका प्रोसेस बताएं। तो उसका प्रोसेस करने के प्रोसेस ये है कि हमारी जो गौशाला है नर्मदा नंदिनी गौ सेवा संस्थान करेली जबलपुर, ये हमारे संस्थान का नाम है। यहाँ से आप प्रशिक्षण जरूर पंचगप का ले सकते हैं और एडीपीटी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन पंचगप थेरेपी का। जिनको इस क्षेत्र में कार्य करने में रुचि हो तो ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या जिनको केवल प्रशिक्षण लेना है वो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उसका अभी डिटेल व्हाट्सएप में या और इसमें कमेंट्स बॉक्स में भेज दूंगा सभी को, तो कृपया सब लोग देख लीजिएगा कि आप कैसे शिविर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। सदानंद जी बोल रहे हैं कि हाइब्रिड में केवल विष्णु ऊर्जा का ही वास होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। विष्णु ऊर्जा सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, शिव ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होती है। कई हाइब्रिड बीज हैं जिनमें छिलका बहुत होता है, गूदा होता है, पर वो दोबारा उगाए नहीं जाते। तो शिव एलिमेंट भी होता है कुछ होते हैं, पूरी तरह से नगण्य नहीं कह सकते हम। नहीं तो पूरी तरह से अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। पूरी तरह से नहीं है, शून्य नहीं, नगण्य नहीं कह सकते, बहुत कम मात्रा में एज कंपेयर टू विष्णु एनर्जी। विष्णु ऊर्जा के कंपेयर में ब्रह्म एलिमेंट, ब्रह्म ऊर्जा और शिव ऊर्जा बहुत ही कम है। नारियल में देखिए उसका जो ऊपरी परत है, हार्ड परत, कितना मोटा होता है, शिव ऊर्जा कितनी ज़्यादा है। गुदा वाला पार्ट देखिए उसमें, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और पानी के रूप में है गुदा जो है वो पानी के रूप में है कच्चे नारियल में, सूखने के बाद वो नारियल बनता है। ब्रह्म ऊर्जा थोड़ा कम हो सकती है क्योंकि उसमें जो बीज निकलता है केवल एक ही निकलता है, तो ब्रह्म ऊर्जा कम है। पर विष्णु और शिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। श्री लक्ष्मी बोला जाता है नारियल को। पूरी कोर्स की जानकारी मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, तो आप सभी लोग देख लेंगे। हाइब्रिड बीजों को देसी में बदला जा सकता है, प्रयास करिए अगर बदल जाए। मुझे नहीं लगता कि संभव है बदला जाना, क्योंकि वो ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा में बदलाव करना है तो उसके लिए एक बार में तो संभव नहीं है। प्रयास करिए कि हाइब्रिड बीजों को आप हर साल गोबर, गोमूत्र, गौ कृपा अमृतम डाल के या वृक्ष आयुर्वेदा का अध्ययन करके उनमें कुछ आप ऐसा शोध करें कि उन्हें दोबारा हम देसी बीजों में कन्वर्ट कर लें। देखिए, प्रयास करिए कि हाइब्रिड बीजों को आप लगाइए, उनको गोबर और गोमूत्र से रेगुलर उनका लालन पालन करिए, तो क्या देखिए वो बीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, दोबारा फसल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ऐसा संभव, मुझे लगता है कि गौ माता के गब्यों से ऐसा संभव हो सकता है। प्रयास करिए, हमने अभी तक नहीं किया इस पे शोध कार्य, पर देखते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है तो
इसी जुलाई के महीने से शोध कार्य मैं शुरू कर दूंगा इस क्षेत्र में कि हाइब्रिड बीजों को क्या गव्यों के माध्यम से पुनः उनकी धीरे धीरे उनके जो प्रकृति है, ऊर्जा है, वो बढ़ाई जा सकती है कि नहीं। कल इसका पूरी तरह से उत्तर दूंगा कुरुक्षेत्र की भूमि के विषय को लेकर, और अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए कि कुरुक्षेत्र की भूमि का ही क्यों चयन किया गया। कुछ किसान कहते हैं कि बीजों को 2-4 सालों में बदल सकते हैं। अगर बदल सकते हैं तो करके देखिए, अच्छी चीज़ है। अगर हाइब्रिड बीजों को हम देसी बीज में रूपांतरण कर दें, उनका कन्वर्जन कर दें, तो ये हमारा अचीवमेंट होगा, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पर ज़्यादा हद तक मैं यही कहूँगा कि आप अपने देसी बीजों का संवर्धन और संरक्षण करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाइब्रिड बीजों में ही हाई यील्ड होता है, ज़्यादा उत्पादन होता है। मेरे मध्य प्रदेश के मैहर के पास में एक हैं बीज नायक, उनके पास अभी खीरे का बीज है, और खीरा का जो वज़न है वो आधा किलो है, और देसी वैरायटी है पूरी। ऐसे बीज अगर आपको चाहिए तो मुझसे संपर्क करें, तो मैं आप कुरियर के माध्यम से लॉकडाउन समाप्त हुई आप तो लोगों तक पहुंचा सकता हूं। ऐसे बीज नायक मध्य प्रदेश में बहुत हैं, उनके नंबर भी मुझे लिस्ट डालनी थी, मैं ध्यान भूल गया डालना, आज ही मैं उसको डाल दूंगा। तो उनसे संपर्क करके आप देसी बीजों को मंगवा सकते हैं, और देसी बीजों में भी बहुत उत्पादन है। हमारे आप देखिए करेली की जो नर्मदा नंदिनी गौ सेवा संस्थान है, वहाँ की लौकियाँ देखिए, 1-1 किलो 12-12 किलो की लौकी होती है हमारे यहाँ की, वो पूर्णतः देसी बीज है। निधि सिन्हा जी, आप तो पूरी तरह से उनको देखा भी है कि कितनी बड़ी बड़ी लौकियाँ होती हैं। तो ऐसा नहीं कि देसी बीजों में ज़्यादा उत्पादन होता नहीं, बहुत उत्पादन होता है। अश्वगंधा की खेती कैसे करें, तो खेती का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं विशाल पटेल जी, जब हो जाऊंगा तो आपको अच्छे से मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। गोबर के कंडे कैसे बनाएं, तो अभी मैं गौशाला में नहीं हूँ, अभी मैं खुद लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ शारदा माता की पवित्र भूमि मैहर में। तो जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है तो गौशाला में पहुँचते ही इसका वीडियो आपको ज़रूर ग्रुप में शेयर कर देंगे कि गोबर के कंडे कैसे बनाने हैं। और कोई प्रश्न हो तो पूछें, नहीं आज का सत्र समाप्त करते हैं, आज का सत्र पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। अश्वगंधा के लिए आप ताराचंद बेलजी भाई को भी फॉलो कर सकते हैं, अच्छा खेती में प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है इस क्षेत्र में। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ताराचंद बेलजी भाई हैं, सागर के आकाश चौरसिया जी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं खेती के लिए। मैं खेती का इतना जानकार नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, और मैं ना ही उसका ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और ज़िंदगी भर सीखना ही है। और कोई प्रश्न आपको, कि फिर समाप्त करें आज का सेशन, जल्दी पूछ लीजिए क्योंकि 3 बजने में अभी 20 मिनट हैं, तो आपके जो प्रश्न हो वो पूछ लीजिए। कोई पिछले सत्र को लेकर कोई प्रश्न हो या आज के सत्र को लेकर कोई प्रश्न हो, ताबीज़ को लेकर, तो वो प्रश्न कर सकते हैं, तो उनको सुनते रहिए, उनसे प्रश्न करिए इस विषय को लेकर कि अश्वगंधा की खेती कैसे करें। बॉडी वेट बढ़ाने के लिए कुछ बताएं। बॉडी वेट बढ़ाने के लिए नित्य पहले क्या करिए कि आप आपके शरीर में विटामिन D3 और कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति करिए, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम अगर बॉडी में कम होगा तो बॉडी वेट बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में B12 भी होना चाहिए, तो B12 के लिए आपके लिए दही बहुत अच्छा स्रोत है, कैल्शियम के लिए दही और दूध बहुत अच्छा स्रोत है। विटामिन D3 के लिए आप क्या करें कि सनलाइट कम से कम आधा से 1 घंटे सूर्य के प्रकाश में बैठें, वो भी सूर्योदय के समय की बिल्कुल। और अगर विटामिन D3 बढ़ाना है तो दही में थोड़ा सा
मीठी नीम की पत्ती और तिल डाल के खाएं, तिल का सेवन करें। पर हफ्ते में केवल 1 से 2 दिन ज़्यादा दही का सेवन ना करें, क्योंकि प्रकृति उसकी बहुत गर्म है। तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन केवल, इससे ज़्यादा ना खाएं। साथ में अगर बॉडी वेट बढ़ाना है तो दूध और काली सूखी द्राक्ष का सेवन नियमित करें और भोजन भरपूर लें, गब्बियों का पूरा तरह से सेवन करें तो ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ में साधना जरूर करें। मुकुंद राव जी, मैं खेती का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कृपया मैं अनाजों के भंडारण के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, पर मोटी मोटी तौर पे जो हमारे घरों में अभी उपयोग होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। हम अनाजों के भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडार बनाते थे मिट्टियों के, हमारे आज गांव में उपयोग होते हैं, और उसमें नीम की पत्ती, गाय के गोबर की राख और थोड़ा सा भूसा मिला के रख देते हैं, उनका भंडारण करते हैं। इस प्रकार हम हर धान्यों का भंडारण करते हैं जिससे कीड़े उनमें लगते नहीं, और ये एक हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है, तो इस तरह हम भंडारण करते हैं। और भी अनेक विधियां भंडारण की, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, पर जो हमारे गांव में प्रचलित है, जो हम खुद करते हैं, इस तरह भंडारण करते हैं। कोई दवा का उपयोग नहीं करते हैं उसमें भंडारण के लिए। अनिल चौधरी जी, भंडारण के लिए यही, अगर गाय के गोबर का राख का मिश्रण कर दें, उसमें नीम की पत्ती का मिश्रण कर दें, और काफ़ी हद तक हींग भी रखते हैं हमारे यहाँ अनाजों में, तो वो अगर रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए क्या औषधि है? बच्चों की हाइट अगर बढ़ानी है तो नियमित उसे मक्खन का सेवन कराएं और दूध और घी का सेवन नियमित कराएं, अगर संभव हो सके तो छाछ भी। दूसरा, कैल्शियम और विटामिन D3 की पूर्ति कराएं, तो नियमित सनलाइट का प्रकाश और कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध। साथ में प्रोटीन युक्त भोजन दें। अगर बच्चे की उम्र अगर 14 साल से कम है तो अभी उनकी शरीर बढ़ने की क्षमता है, तो भरपूर प्रोटीन मिलना चाहिए। तो जैसे आप सूखी काली द्राक्ष का सेवन बच्चों को करा सकते हैं, केला भी खिला सकते हैं, पर उसको घी के साथ या गुड़ के साथ खिलाएं बच्चों को अगर खिलाना है। नियमित फल खिलाएं, बाहर की वस्तुओं का सेवन बिल्कुल बंद करा दें। मार्केट के जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं, घर का हुआ भोजन खिलाएं, तो ज़रूर आपको इससे लाभ प्राप्त होगा बच्चों को। वजन कम करने का उपाय बताएं, प्रमोद व्यास जी पूछ रहे हैं। वजन कम करने का सबसे अच्छा उपाय है कि नियमित आप जो भोजन करते हैं उसको चबा चबा कर खाएं। भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी का सेवन करें, अगर हो सके तो गुनगुना पानी। और वजन कम करने के लिए भोजन के 1 घंटे बाद आप त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, या पुनर्नवा अर्क और घनवटी का सेवन भोजन से पहले कर लीजिए, 1 घंटे पहले। तो मुझे आशा है कि वेट बहुत जल्दी कम होगा। दूसरा, वेट कम करने के लिए आप गाय के घी का सेवन ज़रूर करें, छाछ और गाय के घी का। तो धीरे धीरे अगर इन नियमों का, राजीव भाई दीक्षित जी के नियमों का पालन करेंगे तो वेट आपका ज़रूर कम हो जाएगा। पंचगव्य प्रशिक्षण गुजरात में कहाँ से मिलेगा? सूरत में एक विस्तार केंद्र है शायद, वहाँ से आप ज़रूर कर सकते हैं विशाल पटेल जी। उसका एड्रेस मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर मैं देखकर आपको उसका एड्रेस उपलब्ध करा दूंगा कि सूरत में या आपके पास अहमदाबाद में ऐसी बहुत सी गौशालाएं हैं जो प्रशिक्षण कराते हैं पंचगव्य का। उसका मैं एड्रेस आपको भेज दूंगा देखकर। हमें भोजन में हमेशा मीठा पहले खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जो 6 रस दिए गए हैं, 6 रसों का जो वर्णन है, उसमें सर्वप्रथम मीठा खाना चाहिए, फिर उसके बाद नमक, फिर खट्टा, फिर कसाय, फिर तिक्त और फिर कड़वा। पहले कड़वा, फिर तिक्त और फिर कसाय लास्ट में। कसायला चीज़ लास्ट में खानी चाहिए, कसाय चीज़। तो भोजन में पहले मीठा खाएं और बाद में कसाय अंतिम। तो पान खाने की जो परंपरा थी वो भोजन के बाद थी हमारे देश में, और मीठा खाने की परंपरा पहले थी। पर आज के समय पे क्या है कि विकृत हो गया, हम ठूस ठूस के भोजन करते हैं शादियों में,
और लास्ट में जाके आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम का काउंटर जो होता है वो सबसे लास्ट में रखते हैं, जबकि आइसक्रीम का काउंटर पहले होना चाहिए। पर ठीक है, काउंटर कहीं भी हो, पर आपका तो बुद्धि है ना कि हमें कौन सी चीज़ पहले खानी, तो आप सबसे पहले आइसक्रीम खा लीजिए। और मेरी राय यही रहेगी कि आइसक्रीम का सेवन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब खाना ही है तो आगे खा लीजिए, 15-20 मिनट का गैप कर दीजिए, फिर खा लीजिए। अच्छा है कि ना ही खाएं तो अच्छा है, पर मीठा सबसे पहले खाएं। मीठे में अगर गुड़ का सेवन करें तो अति उत्तम है। और कोई प्रश्न हो तो पूछें। हाँ बिल्कुल, गुरुकुल चलता है रिंकी जी हमारा। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगी तो मैं आपको डिटेल भेज दूँगा हमारे गुरुकुल की। और कोई प्रश्न? संजय सिंह का प्रश्न था मीठे को लेकर। और कोई प्रश्न भाइयों से हो तो पूछ लें। और कोई प्रश्न हो तो पूछें, नहीं तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। और क्या। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को जय गौ माता, जय गोपाल। ओम शांति।